अब आपको बता रहा है संचार के मूल तत्व कौन से। तो मैंने बताया था कि संचार के मूल तत्व निम्नलिखित है। कितने? 4 आएंगे। 4 में पहला है संचारक या स्रोत। तो संदेश देने के बारे में सोचने वाला जो संचारक होता है वो आपको संदेश देने के बारे में सोचेगा, मतलब उसके द्वारा संदेश आप तक पहुंचेगा। फिर है संदेश या कुटीकरण, और वह उन संदेशों को अपनी भाषा में बांधेगा और उस भाषा के जरिए आपको संदेश पहुंचेगा। फिर है संदेश या कूटवाचन। उसके बाद आपको संदेश मिला, आपने उसे पढ़ा और उस भाषा को ग्रहण किया, मतलब जिस भी भाषा में उस संचारक ने आपको संदेश दिया है उस भाषा को आपने समझा और उसे समझ लिया। उसके बाद प्राप्तकर्ता संदेश को समझने में प्रतिक्रिया करना, और उस संदेश को आप समझे और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मतलब उसका जवाब दे रहे हैं। यही होता है संचार के मूल तत्व। तो ये 4 मूल तत्व हो गए। अब सबसे पहले आपको बता रहे हैं संचारक या स्रोत। तो किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण भाषा की स्पष्टता एवं दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। जिस संदेश को वह भेज रहा है वह उसमें सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि उस भाषा जिस भी भाषा में वो लिखा है वह स्पष्ट हो, ताकि जो प्राप्तकर्ता है उसे वह भाषा समझ आए। दूसरा, वो उस संदेश को पढ़कर उसका आंसर दे सके, जवाब दे सके। तो ये होता है कूटीकरण करने की क्षमता हो उसमें। फिर बता रहा है कूटीकरण या एनकोडिंग। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूटी चिन्ह या कोड है। तो हम जिस शब्द में भेज रहे हैं, जिस भाषा में भेज रहे हैं, वह जरूरी नहीं कि शब्दों में ही हो, वह संकेतों में भी हो सकता है, ध्वनि में भी हो सकता है, चित्र के माध्यम से भी आप संदेश भेज सकते हैं। तो ये होता है कि जिस भी भाषा में आप संदेश भेज रहे हैं उसका कूट चिन्ह या कोड जो प्राप्त करता है उसे प्राप्त हो, उसे मालूम हो। फिर तीसरा बता रहा है आपको कूटवाचन या डिकोडिंग। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। अब कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहला रही है, इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे। मैंने अभी बताया कि संदेश जो आप भेज रहे हो उसका जो भी कोड हो वो प्राप्तकर्ता को मालूम होना चाहिए, जो संचारक समझता हो। और संचारक जिस भाषा में जिस कोड में भेजा है वही कोड वह समझे तो संदेश सफल होता है। फिर बता रहा आपको प्राप्तकर्ता। तो यह प्राप्त संदेश या कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग करता है, मतलब प्राप्तकर्ता को उस भाषा का कूटीकरण करना आता हो और वह उसे समझता हो, तभी प्राप्तकर्ता उसका आंसर उसी कोड में संचारक को देगा। डिकोडिंग अर्थात प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना, और जिस संदेश को संचारक ने भेजा है उसे प्राप्तकर्ता उसी कोड में उसे जवाब दे, तो ये संदेश कहलाता है। यहाँ पे आपको टेबल दिया है, मैं पिछली क्लास में भी आपको समझाई थी कि संचारक है उसे कूट द्वारा संप्रेषण किया, मतलब अपने ही जो भी संदेश है उसे पढ़ा और उसमें संप्रेषण किया। उसके बाद उसका कूटवाचन निकाला, कूटवाचन के बाद प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा। प्राप्तकर्ता भी इस प्रक्रिया को करेगा कि वह कूटवाचन और कूट द्वारा संप्रेषण को समझेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रतिक्रिया करेगा और प्रतिक्रिया करने के बाद संचारक को जवाब देगा। ये टेबल समझ आ गया था उस दिन आपको। अब हम आगे देखते हैं संचारक के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताया है 6 प्रकार। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार और समूह संचार, जन संचार। ये 6 प्रकार के संचार आपको बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं सांकेतिक संचार में क्या है। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। जो संकेत होते हैं उसके द्वारा संदेश पहुंचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल एवं हरी बत्ती का प्रयोग, इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरण का प्रयोग
करता है। फिर है मौखिक संचार। मौखिक संचार में मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं, जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। इसके बाद अमौखिक संचार। मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार साधन कहलाते हैं, जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र फिल्म संचार। चौथा बता रहा है आपको अंतःवैयक्तिक संचार। तो एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से बातचीत करता है और अपने ही बातों में वह प्रश्न भी करता है और आंसर भी देता है, यह होता है अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता है, वह भाषा या स्मृतियों तो आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यक्तिक होता है, जैसे लेखन, आत्मपरक व्यक्तिक कविताएं इत्यादि। अब आपको बता रहा है समूह संचार। समूह संचार से ही आपको व्यक्त हो रहा होगा कि समूहों में जो बातचीत हो उसके द्वारा जो समूहों में ही हमारी बातचीत, हमारे जो संदेश रहते हैं वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं। यहाँ बता रहा है आपको, जब किसी व्यक्ति एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, किसी संख्या की बैठक, भाषण या जुलूस। हम अभी क्या कर रहे हैं, ये हमारा समूह संचार के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सब पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक ये समूह हो गया। इस समूह में हम पढ़ रहे हैं। फिर है जनसंचार। लास्ट आपको बता रहा है जनसंचार। इसमें बता रहा है कि जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। इसमें संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र विकसित हुए हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाना एवं जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना जनसंचार है। हम जो पढ़ा रहे हैं ये जनसंचार नहीं है, ये हमारी एक समूह है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। जनसंचार क्या होगा, जब हम किसी दूरदर्शन में पढ़ाएं तो इसे पूरे देश के लोग देखेंगे तो ये जनसंचार माध्यम कहलाता है। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि, ये जो भी है ये जनसंचार के भेजने के संदेश के तरीके हैं। जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि। तो ये होते हैं जनसंचार के प्रकार। अब आपको बता रहा है कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विशेषताओं को बताने के लिए कह रहा है, तो जनसंचार के सबसे पहली विशेषता है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता में बता रहा है आपको कि जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है, अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। तो सार्वजनिकता वो होती है जैसे हम किसी प्रोग्राम को दूरदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं और एक ही समय में पूरे देश के लोग उस प्रसारण को देखे, उस प्रोग्राम को देखे, तो ये सार्वजनिकता हो जाता है। ये सार्वजनिकता संचार के माध्यम के अंतर्गत आएगा। फिर है दूसरा अत्यधिक व्यापकता। तो जनसंचार की व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जैसे क्रिकेट या खेल या विशेष राजनीतिक या सामाजिक अवसर, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। और ये जो जनसंचार होता है ये करोड़ों अरबों तक हो सकती है और ये देश विदेशों में भी हो सकती है। जैसे क्रिकेट मैच होता है सारे देशों के बीच में, तो ये पूरा लाइव होता है टेलीकास्ट, ये सभी लोग देखते हैं। सारे देश के लोग एक साथ एक ही समय में इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक व्यापकता हो जाएगा। फिर है औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम
किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो समाचार पत्र होते हैं वह हर एक उसका अलग अलग होता है। जैसे हमारे समाचार पत्र 4 से 5 प्रकार के आपको पेपर देखने के लिए मिलते होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया औपचारिक संगठन। ये जनसंचार के सभी जनसंचार के माध्यम है और किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। तो एक व्यक्ति मिलकर इस अखबार को कंप्लीट नहीं करता है, इसमें बहुत सारे लोग मिले रहते हैं, यही होता है औपचारिक संगठन। इसके बाद आपको बता रहा है द्वारपालों का नियंत्रण। तो किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक जैसे सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन कौन सी सामग्री छपेगी और कौन सी नहीं छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्य की रक्षा करते हैं। पहला इनका उद्देश्य रहता है सार्वजनिक हित, दूसरा रहता है पत्रकारिता के सिद्धांत और तीसरा रहता है आचार संहिता। अब इसमें भी प्रतिक्रिया होती है, मतलब प्रतिक्रिया इसमें भी जब हम प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसमें क्या हमें समझ आ रहा है क्या नहीं और कैसा हमें प्रोग्राम लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया हम देते हैं। तो यही होता है फीडबैक का अभाव, प्रतिक्रिया का अभाव होता है इसमें। जैसे जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती है। प्रायः विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। हम इसकी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, या तो लिख कर देते हैं पत्रों के माध्यम से। तो पत्रों के माध्यम से सारे लोग ये कार्य नहीं कर पाते, कुछ ही लोग करते हैं, तो इसमें हमें पूरी तरह से फीडबैक नहीं मिलता है। ये होगा आपकी जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि जनसंचार के प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण कार्यों को समझाइए। अब ये कार्य क्या करते हैं? तो जनसंचार के कार्य हैं, सबसे पहला सूचना देना। सूचना देना में जनसंचार माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना है, जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि। इसके द्वारा ये सूचना देते हैं। फिर दूसरा बता रहा है शिक्षित करना। शिक्षित करना में जनसंचार माध्यम को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का धर्म है। तो हम इसके द्वारा शिक्षित भी होते हैं और सजग भी बनते हैं। फिर तीसरा है मनोरंजन। रेडियो और दूरदर्शन के आविष्कार के बाद भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का धर्म है। जनसंचार का माध्यम वैसे भी लोगों को रेडियो और दूरदर्शन के आविष्कार के बाद शायद मनोरंजन की कमी नहीं रही है। इसके द्वारा लोगों का मनोरंजन भी होता है और अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए ही करती है। फिर है निगरानी करना। निगरानी करना में जनसंचार माध्यम समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं और जैसे सरकार के विरुद्ध, धर्म केंद्र या किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। जनमत मतलब एक समूह बनाते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम हमें पसंद नहीं आ रहा और वह दिखाने योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं एक साथ होकर। इसी तरह से फिफ्थ बता रहा आपको एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का कार्य करता है। और जो जनसंचार माध्यम है वो योजना पूर्वक किसी भी मुद्दे को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का कार्य करता है। ये होता है एजेंडा तैयार करना, तय करना। 6 बता रहा है आपको विचार विमर्श करना। तो जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख प्रकाशित कर जनता को प्रभावित करते हैं। पाठकों की आवाज भी
पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है और विचार विमर्श करते हैं, इसमें विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे जो मुख्य संपादक रहते हैं वह लिखकर प्रसिद्ध विद्वानों के लेख प्रकाशित कर जनता को प्रभावित करते हैं और जनता इसे पढ़कर पाठकों की आवाज भी पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है। ये हो गया आपका जनसंचार के महत्वपूर्ण कार्य। अब आपको बता रहा है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, समझाइए। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं कि जनसंचार के माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है परंपरागत माध्यम। तो परंपरागत माध्यम में आपको यह बता रहा है कि परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है। चित्र, भित्ति चित्र, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत एवं काव्य। तो ये था पहला परंपरागत माध्यम। इसमें और भी बता रहा है कि लोक कथाएं, लोक संदेश, ललित कलाएं आदि संचार के सुदृढ़ माध्यम है। लोक नृत्य, कठपुतली, स्वांग, बाइस्कोप, खेल तमाशा, लोक संगीत, लोक नाटक। लोक नाटक में आएंगे रामलीला, कीर्तन, कव्वाली, लावणी, तमाशा, नौटंकी और पंडवानी इत्यादि जनसंचार के क्षेत्र में योगदान करते हैं। ये था परंपरागत माध्यम। अब देखते हैं विशिष्ट या आधुनिक माध्यम में क्या है। जनसंचार के प्रमुख माध्यमों ने सूचना क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को जीवित एवं मजबूत बनाने में इन माध्यमों की अहम भूमिका है। आधुनिक माध्यमों को एक चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये है वो चार्ट आपके लिए। इसमें दिया है आधुनिक संचार माध्यम। इसके कितने क्षेत्र बता रहे हैं? 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला है डाकतार माध्यम, दूसरा है प्रिंट या मुद्रण माध्यम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब प्रिंट या मुद्रण माध्यम के बता रहा है कि इसके 2 भाग हैं। जो समाचार पत्र हो गए, दूसरा हो गया पत्रिकाएं और तीसरा है हैंडबिल, पैम्फलेट। ये 3 माध्यम हो गए इसके। अब आपको बता रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बहुत सारे क्षेत्र बता दिए आपको, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य दोनों। तो श्रव्य में आएगा आपका रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर। दृश्य में आपको बता रहा है फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट। फिर आपको दृश्य श्रव्य में बता रहा है टेलीविजन, दूरदर्शन और फिल्म। देखिए यहाँ पर जो डाकतार माध्यम दिया है इसका सिर्फ आपको एक ही माध्यम बताया है कि डाकतार माध्यम के जरिए ही संदेश होता है। ये विशिष्ट या आधुनिक माध्यम में है डाकतार माध्यम भी, बट इसके कोई भी क्षेत्र नहीं है। प्रिंट या मुद्रण माध्यम के 3 क्षेत्र आपको बताए हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और हैंडबिल, पैम्फलेट। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आपको बताए हैं 3 क्षेत्र, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर। दृश्य में बता रहा है फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट। और दृश्य श्रव्य में बता रहा है टेलीविजन, फिल्म। ये आपके जरिए तक संचार के प्रमुख माध्यम है जो आज की आधुनिक दुनिया में। इसके बाद आपको बताया है, ये टेबल आपको समझ आया होगा आधुनिक जनसंचार माध्यम का। इसके बाद आपको बता रहा है डाकतार माध्यम। डाकतार माध्यम आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम है। जो आधुनिक युग का है वह सबसे पुराना संचार माध्यम है और डाकतार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाजों द्वारा दूसरे प्रदेशों एवं देशों तक भेजे जाने लगे। ये जो डाकतार माध्यम है इसमें ये हमारा सबसे पुराना संचार माध्यम है। पहले जब ये सब नहीं था, टेलीफोन, टेलीविजन, तब हम अपने संदेश डाक के जरिए ही भेजते थे, इसलिए इसे सबसे पुराना संचार माध्यम भी माना जाता है।
डाकतार विभाग की स्थापना के पश्चात, जब डाकतार विभाग की स्थापना हुई उसके पश्चात रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाजों द्वारा प्रदेशों एवं देशों तक भेजे जाने लगे। फिर ये प्रिंट माध्यम बता रहा है आपको दूसरा। तो प्रिंट माध्यम में आपको बताया है समाचार पत्र। समाचार पत्र के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला समाचारों को संकलित करना, दूसरा संपादन करना और तीसरा मुद्रण तथा प्रसारण। फिर बता रहा है समाचार पत्र का इतिहास। तो इसमें क्या बता रहा है इतिहास में कि छापाखाना प्रेस का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना प्रेस कोलकाता में खोला गया और सन 1826 ईस्वी में पश्चिम पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। ये प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आपके आ रहे हैं। इसके बाद आजादी के पूर्व प्रमुख पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। अन्य पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, शिव पूजन सहाय, बाल मुकुंद गुप्त। और आजादी के पूर्व प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं थी केसरी, हिंदुस्तान, हंस, सरस्वती, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत इत्यादि। तो ये था आजादी के आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। यही लक्ष्य आजादी पाने के 2 दशकों तक आगे भी बना रहा, किंतु उसके पश्चात पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गई जिसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना था। आजादी के बाद की स्थिति में आजादी के बाद का समाचार पत्र था नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान राजस्थान पत्रिका, अमर ज्वाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। इसके बाद हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक इत्यादि। और हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। हिंदी में प्रकाशित होने वाले राज्य के समाचार पत्र थे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नव भारत, देशबंधु, हरिभूमि, नई दुनिया इत्यादि। समाचार केंद्रित पत्रिकाएं हैं इंडिया टुडे, पांचजन्य, आउटलुक। तो ये थे समाचार माध्यम के स्रोत जो हम तक पहुंचे थे आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। यहाँ तक आपको जनसंचार माध्यम समझ आया? यस मैम। ओके, तो अब मैं आपको इस जनसंचार माध्यम का पिक सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये ग्रामर कॉपी में लिखेंगे और आप सब्जेक्ट कॉपी में इसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहीं पर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। ओके, यस मैम।